Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePatcom. So friends, in this particular video, I'm going to discuss about fraud. हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था फ्री कंसेंट का चल रहा था लास्ट टाइम इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड फ्री कंसेंट जिसमें हमने 3 फैक्टर्स जो थे ऑल फैक्टर्स ऑफ फ्री कंसेंट जो मैंने डिस्कस किया हुआ था लाइक कॉर्शन एंडो इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. तो वो 3 फैक्टर्स हमारे हो गए थे. दे वर 2 फैक्टर्स विच वे आर रिमेनिंग. तो वहाँ पे फ्रॉड और एक मिस्टेक, ये 2 फैक्टर्स हमारे रह गए थे. सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज 2 फैक्टर्स इन माई दिस वीडियो. सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना दैट इज योर फ्रॉड. फ्रॉड जो है बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो हम यूज करते हैं. कहते हैं वो देखो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो मुझे चीट कर गया, वो मेरे साथ फ्रॉड कर गया. तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है फ्रॉड. ठीक है. मिस रिप्रेजेंटेशन अलग है और फ्रॉड अलग है. ठीक है. मिस रिप्रेजेंटेशन में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो क्या कहते हैं कि हम स्टेटमेंट कर रहे हैं दैट इज इनोसेंटली हम करते हैं. मतलब हमको पता है कि वो स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्चुअली वो स्टेटमेंट गलत रहता है. मतलब मैं अपने पार्ट से अपनी तरफ से तो मैं सही हूं लेकिन मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं. मतलब मेरा जो इंटेंशन है वो किसी को चीट करने का नहीं होता है. दैट वॉज मिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में. लेकिन फ्रॉड के केस में क्या होता है, वहां पर विलफुल इंटेंशन जो होता है दैट इज विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन. मतलब वहां पर जो हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम अपने विल से कर रहे हैं. मेरा इंटेंशन है कि सामने वाले को धोखा देना है. मेरा इंटेंशन है कि मैं किसी तरह झूठ फ्रॉड करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लूं. तो वहां पर क्या है, फ्रॉड का मतलब क्या है कि विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन. तो जब मैं कहूं कि फ्रॉड क्या है तो सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इट विल बी योर विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन. विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन. तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं जान करके कोई ऐसा स्टेटमेंट बता रहा हूं जो कि मुझे पता है कि वो स्टेटमेंट गलत है, आई नो अबाउट दैट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, बट स्टिल आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट टू इंड्यूस द अदर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉड. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party or to deceive his agent or to induce him to enter into a contract or induce him to enter into a कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो एक पार्टी करती है दूसरे पार्टी की तरफ से, या तो वो पार्टी करे या उसका कोई एजेंट करे, उसका कोई एजेंट भी करता है तो भी वो क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा, फ्रॉड में इंक्लूड होगा और विद हिज कॉन्वेंस. ठीक है. तो अगर कोई ऐसा एक्शन जो कि हम जान रहे हैं कि गलत है, this is not true, I believe that is not true, but still I am making fact or I am misrepresenting those facts knowing that it is not true to another person or to his agent in order to deceive that person, to make that person to enter into a contract, ताकि मैं उसको ये इंड्यूस कर सकूं और उसके साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सकूं. मेरा इंटेंशन यही है.
मेरा इंटेंशन टोटली क्या है कि सामने वाले को चीट करना, डिसीव करना, जहां पे मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको मैं छुपा रहा हूं या जो मुझे पता है कि वो फैक्ट्स जो है वो सही नहीं है, गलत हैं, तो दे आर ऑल इंक्लूडेड इन फ्रॉड। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, अगर सेक्शन 17 के डेफिनेशन को हटा दूं और सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो मैं खुद करूं या मेरा एजेंट करे या मेरा कॉन्विवेंस करे, जान करके कि ये गलत है, बट स्टिल वो सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहा है अनदर पार्टी को या उसके एजेंट को, in order to induce that person to enter into a contract, that is called fraud। वो हमारा क्या है, फ्रॉड है। तो ये तो डेफिनेशन थी। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, जैसे कि हम सब में पढ़ते हैं कि भाई एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसमें भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, एसेंशियल एलिमेंट्स, या जिसको हम बोल सकते हैं रिक्विजिट्स ऑफ फ्रॉड, कि कौन कौन से ऐसे रिक्विजिट्स हैं जो कि फ्रॉड होने के लिए जरूरी हैं। जब ये सारे फैक्टर्स होंगे देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ फ्रॉड, अदरवाइज इट इज नॉट द केस ऑफ फ्रॉड। तो पहला केस क्या है, फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। फॉल्स एंड विलफुल फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, इसका क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन और असर्शन विच इज अनट्रू। मतलब कि फ्रॉड के लिए कोई मतलब कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो या कोई एक ऐसा असर्शन हो, हम उसमें कोई ऐसी बातें असर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको पता है कि वो अनट्रू है, दैट इज नॉट ट्रू। तो फ्रॉड के लिए, टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन दैट मस्ट बी अनट्रू। वो अनट्रू होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी अ फ्रॉड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, अगर मैं वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं या कोई असर्शन नहीं कर रहा हूं, इन द देयर कैन बी अ नो फ्रॉड। वहां पर क्या है, तो इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, तो दो केसेस हैं, उनको छोड़ करके बाकी अगर केसेस में हमारा क्या है कि अगर मैं कोई रिप्रेजेंटेशन या असर्शन नहीं कर रहा हूं तो वहां पर वो फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जहां पर मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं किया, जहां पर मैंने कोई असर्शन भी नहीं किया, बट स्टिल दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। तो वो दो केसेस क्या हैं, वेयर साइलेंस में इटसेल्फ अमाउंट टू फ्रॉड, जहां पे ना बोलना ही मेरा फ्रॉड के इक्विवेलेंट है। वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि ओनली मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, बट उसके एक्सेप्शन से मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। तो वेयर साइलेंस में इटसेल्फ अमाउंट टू फ्रॉड, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई क्या कहते हैं कि ये बताइए, जो मैंने कोई मैं हूं, मैंने किसी मिस्टर ए के साथ कोई डील किया, कोई फ्लैट लेना था मुझे, मैंने फ्लैट के लिए उनसे पूछा, तो मैंने कहा भाई ये ठीक, आपका फ्लैट जो है वो सब ठीक ठाक तो है ना, मतलब उसमें कोई कहीं सीलन वगैरह तो नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि उसमें कोई सीलन नहीं है। उसने नहीं बोला तो मुझे समझ में आ गया कि वहां पे कोई सीलन नहीं। तो यहां पर क्या था, वहां पर उसको बोलना था, उसकी ड्यूटी थी बोलना। तो यहां पर जो साइलेंस है दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो वेयर साइलेंस में इटसेल्फ अमाउंट टू फ्रॉड, जो उसने साइलेंस रखा, मैंने कहा था कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन आपने नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बोला। तो मुझे लगा कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बाद में मुझे पता चल गया कि इसमें फॉल्ट है। तो योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। ठीक है, तो जहां पर वेयर साइलेंस में इटसेल्फ अमाउंट टू फ्रॉड, दैट इज, तो वहां पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन हो रही नहीं हो रही है, असर्शन हो रही नहीं हो रही, बट स्टिल दैट इज योर फ्रॉड। मैंने बताया कि फ्रॉड के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, एक तो मिस रिप्रेजेंटेशन और असर्शन दैट मस्ट बी अनट्रू। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जहां पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी असर्शन नहीं, बट स्टिल दैट इज योर फ्रॉड। जहां पे मैंने बताया कि व्हेन साइलेंस इज इटसेल्फ इज फ्रॉड, जहां पे साइलेंस हमारा फ्रॉड ही है, मतलब अपने आप में एक फ्रॉड है। दूसरा है वेयर देयर इज एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, जहां पे हम फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, हमें पता है कि इस पे ये चीज गलती है और उसको छुपा करके हम बेच रहे हैं, दैट इज, तो वहां पर हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, कोई भी असर्शन नहीं किया, बट हम वहां पे फैक्ट को छुपा रहे हैं, तो दैट इज योर फ्रॉड। तो ये दो केसेस में क्या है, हमारा विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन और विदाउट एनी असर्शन भी हमारा क्या है, वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत फेमस केस है इसमें, पीक वर्सेस गरने,
1873। इसमें क्या था, द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी डिड नॉट रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग लायबिलिटीज। मतलब जो क्या कहते हैं कि प्रोस्पेक्टस उसने इशू किया था कंपनी ने रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो उसमें जो है डिड नॉट रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें मतलब कि लायबिलिटीज के डॉक्यूमेंट्स का कोई एग्जिस्टेंस रिफर नहीं किया गया था। दिस गेव द इंफॉर्मेशन दैट द कंपनी वाज प्रॉस्परस। इससे क्या पता चला कि भाई कंपनी के पास तो कोई लायबिलिटी ही नहीं है, जबकि उन्होंने लायबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको उन्होंने उस प्रोस्पेक्टस में रिवील ही नहीं किया था। ठीक है, तो हेल्ड सेपरेशन ऑफ ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बाय द कंपनी अमाउंटेड टू फ्रॉड। तो इसमें क्या था, सेपरेशन ऑफ ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। वहां पे क्या था कि ट्रू स्टेटमेंट को छुपाया गया और फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया, तो वहां पर क्या है, दैट इज अमाउंट टू फ्रॉड। तो इस केस में ये चीज हुआ था कि उसमें उन्होंने लायबिलिटीज के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको क्या कहते हैं कि रिवील नहीं किया गया था। तो वहां पर क्या था कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को छुपाया था और फॉल्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट उन्होंने रिवील किया था, तो उसकी मतलब सजेशन दिया था, तो उसकी वजह से दिस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। दूसरा है परपेट्रेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। परपेट्रेटर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और मिस स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेंजर कोई बात कह रहा है और वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो बात अनट्रू है, दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इसका क्या मतलब है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया जा रहा है या जो फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, दैट मस्ट बी गिवन बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्चुअल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और हिज कन्वीनियंस और हिज एजेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उसका कन्वीनियंस भी हो सकता है और उसका एजेंट भी हो सकता है जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका क्या मतलब है, सपोज दैट कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए का कोई एजेंट है जिसको हम बोलेंगे सी, मिस्टर ए का कोई एजेंट है जिसको हम बोलेंगे सी। उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट करके मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लिया। मतलब उसने बताया कि क्या कहते हैं कि भाई मिस्टर ए जो है उनकी कंपनी जो है बहुत प्रॉस्परस कंपनी है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड दे रही है, कुछ भी है, मतलब एक फॉल्स स्टेटमेंट जो कि उसको पता है कि ये गलत है। ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन बाय ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट वो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सी कर रहा है, सी एजेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वहां पर है। तो सी जो है ही इज मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहां पर क्या है, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड बिकॉज द मिस स्टेटमेंट मस्ट बी मेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और हिज कन्वीनियंस और हिज एजेंट। यहां पर कौन है, उसका एजेंट जो है वो मिस स्टेटमेंट कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। बट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट ए ने बी को बताया, ए कोई बंदा है, कोई पर्सन है, उसने बी को बताया कि मिस्टर सी की एक कार है जो कि 15 किलोमीटर पर आवर का माइलेज देती है, सॉरी 15 किलोमीटर पर लीटर जो उसका माइलेज है, जो उसका मतलब क्या माइलेज है वो कितना है, इतने का एवरेज देती है 15 किलोमीटर पर लीटर का। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट पर बी ने क्या किया, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सी की कार ले ली, बट बाद में उसको पता चला कि भाई ये तो सिर्फ 8 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज दे रही है, तो इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज जो स्टेटमेंट ए ने फॉल्स स्टेटमेंट किया था, तो ए इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए जो है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही तो सी का एजेंट है, ना ही तो सी का वो कन्वेंस है। तो यहां पर क्या है, दैट डिड नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वो दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि ए जो है ही इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटेंशन टू डिसीव। बहुत ही सिंपल सा है, इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी इज द एसेंस ऑफ फ्रॉड। मतलब वहां पर क्या है कि हमारा ये इंटेंशन है शुरू से ही, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त से ही हमारा इंटेंशन है कि सामने वाली पार्टी को हमें धोखा देना है, उसको गलत बातें बता करके, फॉल्स स्टेटमेंट करके हमें किसी तरह से उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना है। तो इट मीन्स दैट इंटेंशन टू डिसीव इज वन ऑफ द फैक्टर, एसेंशियल एलिमेंट फॉर फ्रॉड। इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए जो है
मिस्टर ए इंटेंडेड, उसका इंटेंशन है कि बी को डिसीव करना है, उसका इंटेंशन क्या है, बी को डिसीव करना है, falsely represent that 1000 tons of sugar is produced annually at his factory। उसने क्या कहा कि भाई उसकी फैक्ट्री में 1000 टन की शुगर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ऑल्दो ए इज अवेयर, उसको पता है कि वो 1000 नहीं होती है, सिर्फ 600 होती है। ए को पता है कि हमारी फैक्ट्री में सिर्फ 600 टन जो है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ शुगर होता है, लेकिन उसने बी को क्या बताया कि भाई 1000 टन हमारे यहाँ शुगर होता है, ठीक है। तो बी ने क्या किया कि उसकी फैक्ट्री को परचेज करने के लिए एग्री हो गया। तो यहां पर क्या है कि ए का शुरू से ही इंटेंशन था कि वो बी को डिसीव करे, तो यहां पे फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन है इन ऑर्डर टू डिसीव द बी। तो यहां पर क्या है, इंटेंशन टू डिसीव वहां पर एक फैक्टर है फ्रॉड के केस में। फोर्थ क्या है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट। इसका क्या मतलब है, जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो हम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑफ फैक्ट विच इज मटेरियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, विच इज मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई ऐसा क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट हो जो हमारे क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उस फैक्ट को ही हम गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर वो हमारा फ्रॉड है। सपोज दैट ए लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जिसमें उसने अपने प्रॉफिट्स के बारे में बताया है, अपनी एसेट्स के बारे में बताया, सब बताया है, ठीक है। और उसमें उसने बताया है कि मिस्टर जॉय हैं जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, मिस्टर जॉय हैं जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब कोई मिस्टर बी था जो इस प्रोस्पेक्टस पर, मतलब इस प्रोस्पेक्टस को देख करके, जिसमें उसके प्रॉफिट्स थे, असेट्स थे, उसकी लायबिलिटीज थी, इन सब चीजों को देख करके उसने क्या किया, इनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन बाद में उसको पता चला, अब देखो बी ने किस बेसिस पे सब्सक्राइब किया, फैक्ट क्या था, फैक्ट्स थे उसके प्रॉफिट, उसकी एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, इन सबको देख करके उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की, मतलब उसके शेयर्स को सब्सक्राइब किया। अब बाद में उसने पता चला कि जो उसने डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस में दिखाया था मिस्टर जॉय तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब वहां पर दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट है ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, मतलब ये फैक्ट तो है लेकिन दैट इज नॉट मटेरियल टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसने कॉन्ट्रैक्ट किसके बेसिस पे किया था, इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया था, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेशियोज। अगर इसमें कोई उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया होता जो कि इंपॉर्टेंट था कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, तो वो मटेरियल फैक्ट का अगर क्या कहते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन होता, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन होता, तब दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो फैक्ट उसके बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किए थे, वो तो बाद में उसको पता चला तो वो अवॉइड करना चाहता है, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि उसने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। उसने किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। तो अगर उसमें कोई गलती होती, उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होता, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, देन ओनली इट विल कॉन्स्टिट्यूट टू फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है, देखो एक होता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और एक होता है पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है कि मैं जान जान करके किसी चीज को छुपा रहा हूं। सपोज दैट मैंने कहा कि भाई ये क्या कहते हैं कि मेरे रूम में जो है क्या कहते हैं कि मेरा फ्लैट है जो कि मैं बेचना चाहता हूं, उसमें काफी सब कुछ वेल फर्निश्ड है, बट एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें कहीं सीलिंग में कुछ लीकेज है या कुछ ऐसा है, ठीक है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो उससे सीलन होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट मैंने जब उसको अपने फ्लैट के बारे में बताया तो सब कुछ बताया कि इतनी 2 बालकनीज हैं, 2 वॉशरूम्स हैं, 2 रूम्स हैं, लॉबी है, ये है, वो है, बट मैंने ये नहीं कहा कि हमारे इसमें इतनी बड़ी कमी है। मतलब वहां पे मैं एक्टिवली उसको कंसील कर रहा हूं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स ये है कि कोई भी फैक्ट ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टली, बट मैं उस फैक्ट को छुपा रहा हूं, उसको रिवील नहीं कर रहा हूं, दैट इज कंसीलिंग द फैक्ट, मैं उसको छुपा रहा हूं। पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है
कि मैं चुप हूं, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर बात पर मैं उससे कोई मुझसे पूछ रहा भाई आपका फ्लैट क्या 2 रूम्स हैं, मैं चुप हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। उसने मुझसे पूछा अच्छा बताइए आपका फ्लैट सब कुछ तो ठीक है, क्या इसमें यहाँ पे सीलन की प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मैं चुप हूं, मुझे पता है कि सीलन की प्रॉब्लम लेकिन फिर भी मैं चुप हूं, दैट इज कॉल्ड पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको मैं एक्टिवली छुपा रहा हूं, मतलब उस चीज को इन्फॉर्मेशन को रिवील ही नहीं कर रहा हूं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसको रिवील की लेकिन ये बात रिवील नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स अगर है तो वहां पर हमारा जो है दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड, मतलब हम जान जान करके किसी चीज को छुपा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक हॉर्स डीलर है, उससे मिस्टर ए ने मिस्टर बी जो कि हॉर्स डीलर है इनसे कोई हॉर्स उसने परचेज किया। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि भाई ये हॉर्स जो है इस बिल्कुल फाइन है, इसके सब कुछ ठीक है। ठीक है, मतलब ए नोज दैट द हॉर्स हैज अ क्रैक्ड हूफ। ए जो है जो बी से उसने परचेज किया है, बी को पता है कि उसके जो है क्रैक्ड हूफ्स हैं, उसके जो नाल होती है नीचे उसमें कुछ क्रैक्स हैं जिसकी वजह से वो रेस में अच्छे से दौड़ नहीं सकता है, और ए को रेस के लिए घोड़े चाहिए। अब उसको पता है कि भाई हमको रेस के लिए घोड़े चाहिए तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, लेकिन बी को पता है कि इसमें ये चीज डिफेक्ट है, उसके जो क्या कहते हैं कि हूफ्स हैं वो क्रैक्ड हैं, लेकिन उसने क्या कहा, सब कुछ बताया कि इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है, इतना हेल्दी है, ये है वो, बट उसने उस चीज को नहीं बताया, छुपा लिया उसने, दैट इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। और बाद में अगर उसको पता, ए को पता चला कि भाई इसके नाल में या इसके हूफ में क्रैक है, तो दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड, और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। ठीक है, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है, दैट इज योर व्हाट, दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। नेक्स्ट है प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, इसका क्या मतलब है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हैं, हमको पता है कि हमको निभाना नहीं है, बिल्कुल भी हम उसको वहां पे हमको पता है कि हमको उसको परफॉर्म ही नहीं करना है, बट इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर लो। हम क्या है, मेरा शुरू से ही इंटेंशन था कि मैं उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा हूं उसे मुझे परफॉर्म नहीं करना है। जैसे सपोज दैट मैं हूं, मैंने किसी लेडी को प्रपोज किया भाई मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं इसके साथ शादी सिर्फ दिखावट के लिए कर रहा हूं, मेरे घर से बहुत प्रेशर था कि शादी कर लो, एज हो रही, शादी कर लो, शादी कर लो, तो मैंने बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने उसको शादी कर लिया। मेरा शुरू से ही इंटेंशन है कि मैं बिल्कुल भी उसको क्या कहते हैं कि मतलब जो शादी के वो हैं रीति रिवाज, वो मैं उसको बिल्कुल भी परफॉर्म करने वाला नहीं हूँ, बस एक फॉर्मेलिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैंने दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर ली है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो इंटेंशन है वो शुरू से ही है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को। तो इंटेंशन विदाउट परफॉर्मिंग ऑफ द विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अमाउंट टू योर फ्रॉड। जैसे एक बहुत ही फेमस केस है शिरीन मॉल वर्सेस जॉन जेम्स टेलर। शिरीन मॉल्स वर्सेस जॉन जेम्स टेलर 1952। इसमें वही केस था कि यहां पर जो ए था उसने मैरिज के लिए उसको मतलब प्रपोजल दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, बट उसका इंटेंशन शुरू से ही था कि दिस इज ओनली फॉर फॉर्मेलिटी, देयर इज नो एनी इंटेंशन टू परफॉर्म द मैरिज सेरेमनी, मतलब कि जो मैरिज रिचुअल्स हैं, जो मतलब शादी के बाद की जो चीजें होती हैं उसको वो चीज परफॉर्म करना ही नहीं था, ना अपनी उसको एज अ हस्बैंड उसको अपनी ड्यूटीज निभानी थी, कुछ भी नहीं। उसका शुरू से इंटेंशन था कि बस एक फॉर्मेलिटी जो कि समाज के सामने करनी है, तो वहां पर क्या था, उसका इंटेंशन शुरू से ही था। तो बाद में इस मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड एंड इज वॉइड। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन मस्ट एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव actually deceive ठीक है, इसमें क्या है, द रिप्रेजेंटेशन मेड विद द इंटेंशन टू डिसीव मस्ट एक्चुअली डिसीव। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंटेंशन था डिसीव करने का, तो जो पार्टी है वो उससे डिसीव हुई हो, मतलब वहां पर
एक्चुअल में धोखा हुआ हो, मेरा इंटेंशन धोखा देने का था बट धोखा हुआ ही नहीं उसके साथ, तो दैट नॉट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इसका क्या मतलब है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज एक्चुअल डिसीव, जब तक कि वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिसीव नहीं होगा तब तक कि वो फ्रॉड नहीं है। तो द पार्टी इंड्यूस्ड बाय फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट मस्ट हैव रिलाइड ऑन इट टू गिव हिज कंसेंट। A fraud which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced does not render a contract voidable। इसका क्या मतलब है कि जब तक हम अपने जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन उससे सामने वाले को इंड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसको डिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जब तक कि सामने वाला इंड्यूस नहीं हो जाए और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले, उसके साथ धोखा नहीं हो जाता है, तब तक इट डज नॉट अमाउंट टू योर फ्रॉड। मतलब सामने वाले को वहां पर रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द पार्टी, सामने वाली पार्टी को उसने डिसीव, एक्चुअल में डिसीव किया हो। सिर्फ इंटेंशन टू डिसीव समवन इज नॉट अ फ्रॉड, बट वहां पर एक्चुअल में उसको मेरा इंटेंशन है कि मैं साफिया को धोखा दूं, ठीक है, मेरा इंटेंशन है कि मैं साफिया को धोखा दूं। एग्जाम टाइम क्या कहते हैं कि मैं उसको बोल दूं कि मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम टाइम में उसको धोखा दे दूं, उसको पढ़ाऊं ही ना, ठीक है, लेकिन इंटेंशन तो है धोखा देने का, लेकिन साफिया ने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया कि आप मुझे पढ़ा दीजिएगा, तो देयर इज नो एनी डिसीव, वहां पे कोई एक्चुअल डिसीव नहीं है। तो जब तक कि एक्चुअल डिसीव नहीं होता है तब तक वो क्या है, वहां पर वो दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। फिर एनी अदर एक्ट, यहाँ पे अब देखो इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। एनी अदर एक्ट दैट फिटेड टू फ्रॉड, एनी अदर एक्ट that fitted to फ्रॉड। इसका क्या मतलब है, एनी अदर एक्ट, एनी अदर एक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्ट, इन सब के अलावा कोई भी एक वाइडर टर्म हमने दे दिया कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो सामने वाले को डिसीव करे, जहां पे विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन हो और उस विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन पे हम सामने वाले को इंड्यूस कर सके कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, दैट एनी अदर एक्ट इज योर फ्रॉड। मतलब एनी अदर एक्ट एक वाइडर टर्म हो गया। मैंने कहा कि भाई इन सब के अलावा जो बचे कुछ टर्म्स हैं, जो बचे कुछ एक्ट्स हैं, उनको इसमें डाल दो एनी अदर एक्ट, तो हमने एक इसके स्कोप को वाइड कर दिया, ठीक। तो एनी अदर एक्ट दैट फिटेड टू फ्रॉड, जिससे हमारा विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन हो और सामने वाली पार्टी हमसे डिसीव हो जाए, तो दैट अमाउंट्स योर फ्रॉड। नाइन्थ है एनी सच एक्ट और ओमिशन दैट द लॉ इज specific especially declares as void, any such act or omission that the law especially declares as fraud या declares as void, डिक्लेयर्स एज फ्रॉड या वॉइड। मतलब कि सच एक्ट, एनी सच एक्ट और एनी सच ओमिशन विच द लॉ इटसेल्फ डिक्लेयर्स एज फ्रॉड। मतलब वहां पे हमको ये नहीं देखना है कि इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, लॉ ने साफ साफ कह रखा है कि भाई ये एक्ट जो है फ्रॉड में आता है तो फ्रॉड है, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनीज एक्ट 2013 और इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है, कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर रखा है। तो अगर उसने फ्रॉडुलेंट, उस लॉ ने उसको फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर रखा है, तो अब हमको ये नहीं देखना है कि उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड हैं कि नहीं है, सीधा सीधा आंख बंद करो और वो फ्रॉड हैं। हमने उनको, क्योंकि लॉ से ऊपर नहीं जा सकते हम, लॉ ने कह दिया भाई ये आम तो आम, ये कह दिया इमली तो इमली। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने कह दिया कि भाई दीज एक्ट्स आर कंसिडर्ड एज फ्रॉडुलेंट एक्ट अंडर द लॉ, तो वो हमारे क्या हैं, हमारे वो फ्रॉड में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्टी मिसलेड मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस, must have suffered some loss। इसका क्या मतलब है कि जिस पार्टी को मैंने डिसीव किया है वो पार्टी एक्चुअल में कुछ लॉस उसका हुआ हो ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई लॉस नहीं हुआ है तो इट डज नॉट अमाउंट टू योर फ्रॉड। जब तक, मतलब क्या है कि उस फ्रॉड में आने के लिए
जो कॉन्ट्रैक्ट, सपोज दैट मैंने किसी के साथ, साफिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको धोखा दूंगा, लॉ नहीं पढ़ाऊंगा इसको एग्जाम के टाइम, मैंने प्रॉमिस कर लिया पढ़ाऊंगा, लेकिन एंड टाइम पे मैंने इसको धोखा दे दिया, लेकिन अब साफिया को उस चीज से वाकई लॉस हुआ है, उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, वो पढ़ नहीं पाई, तो दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। until and unless the party who is misled suffer some loss, जब तक वो हमारा क्या है, फ्रॉड नहीं होगा। जब लॉस सफर्ड होगा देन ओनली इट विल बी योर फ्रॉड, तभी वो हमारा क्या है, फ्रॉड होगा, अदरवाइज वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड थे। 10 एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किया, जहां पर मैंने कहा कि ये एलिमेंट्स होंगे देन ओनली दैट विल बी योर फ्रॉड, अदरवाइज इट विल नॉट बी योर फ्रॉड। नेक्स्ट है, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। मैंने कहा था कि सिर्फ चुप रहना, साइलेंस मियरली डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस इट इज, साइलेंस जो है फ्रॉड है। डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है, तो क्या सिंपली साइलेंस जो है वो फ्रॉड है, तो मैं कहूंगा नो, simply silence is not a fraud. तो a person normally cannot be held liable for fraud when he simply observes silence over certain material facts. कुछ material facts हैं, हमें पता है कि हमारे घर में सीलन है, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं, मैंने चुप, बिल्कुल मैं शांत था, वहां पे पैसिव कंसीलमेंट हो गया। ठीक है, वहां पे मैं पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कर रहा हूं, लेकिन दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, until and unless certain conditions are satisfied. तो यहां पर क्या है, a person normally cannot be held liable for fraud when he simply observes silence over material facts relating to the subject matter of the contract. वो subject matter of the contract में अगर मैंने किसी particular material facts पर मैंने silence चुप्पी रख रखी है, मैं नहीं बता रहा हूं उसको, कुछ भी नहीं बताया मैंने, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं, तो that does not amount to your fraud. Simply चुप रहना is not amount to your fraud. But Section 17 provides that mere silence as to facts. Section 17 कहता है simply silence does not amount to fraud except in certain conditions. ठीक है, the circumstances, तो to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless, यहां पर क्या है भाई, साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में साइलेंस फ्रॉड है। तो वो कंडीशंस क्या हैं, सेक्शन 17 कहता है mere silence does not amount to fraud, does not amount to fraud unless, मतलब एक्सेप्शन से पहला है the circumstances of the case are such that it is the duty of the person keeping silence to speak. मतलब ये जो है, जो पर्सन जो साइलेंस बैठा हुआ है, इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू स्पीक। मतलब जैसे कि मैं किसी को फ्लैट दिखा रहा हूं, उसने मुझे कह दिया कि भाई ठीक है, मैंने आपका फ्लैट देख तो लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए कि आपके घर में कोई सीलन वगैरह तो नहीं, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि लीकेज तो जब बारिश होगी तब पता चलेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा वहां पे कोई लीकेज नहीं है। तो यहां पर मेरी ड्यूटी थी, इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक कि हाँ मेरे घर में वॉशरूम में एक छोटा सा लीकेज है जिसकी वजह से सीलन आता है, इट वॉज माई ड्यूटी, लेकिन आई केप्ट साइलेंस। तो वहां पर क्या है, दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो यहां पर क्या है कि द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। जो साइलेंस, जो पर्सन है जो साइलेंट बैठा हुआ है, इट वॉज ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू स्पीक, वहां पर क्या है, वो फ्रॉड हो गया। दूसरा क्या है, साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ड्यूटी टू स्पीक अराइज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ, जैसे कि ड्यूटी टू स्पीक जो होती है, जैसे हम इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं, वहां पे हमको पता है कि वहां पे हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने सारे फैक्ट्स को क्या करें, रिवील करें। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जहां पर जो साइलेंस पर्सन हु इज कीपिंग साइलेंस, इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू स्पीक। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, फैमिली मैटर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली मैटर्स हो गया, तो इन सब चीजों में क्या है, हमारी ड्यूटी कि हम उसमें वहां पर साइलेंस ना रखें, हम बोले, क्योंकि हमको सारे मटेरियल फैक्ट्स जो है वो रिवील करने होते हैं। ठीक है, लेकिन साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था, वो यहां पर सुटेबल होगा कि मेरा साइलेंस ही मेरे स्पीच के इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब है
कि अगर वहां पर सेम मैंने जो एग्जांपल दिया है वो मैंने गलती से वहां पर दे दिया, यहां पर होगा कि साइलेंस इज इटसेल्फ इट इज स्पीच। वहां पर उसने कहा था कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका घर जो है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, एंड रादर आई केप्ट साइलेंस। तो मेरा साइलेंस जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब इनडायरेक्टली मैंने उसको बोल दिया कि मेरा घर इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ठीक है, तो क्या है दैट वहां पर भी क्या है, साइलेंस इज अमाउंट टू योर फ्रॉड। तो यहां पर देखो, यहां पर पहला है वेयर इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। ड्यूटी कब कब ड्यूटी होती है? ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। वहां पर क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है, पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पे क्या है, इन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस इट इज अ ड्यूटी ऑफ द अज्यूम्ड टू डिस्क्लोज द इंश्योर ऑल मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग द रिस्क टू बी अंडरटेकन एंड व्हाटएवर ही स्टेट्स मस्ट बी करेक्ट एंड ट्रूथफुल। इसका क्या मतलब है कि जो इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो इंश्योरर है, ठीक है, जो इंश्योरेंस दे रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो सारे मटेरियल फैक्ट्स शो करे जो इंश्योरेंस ले रहा है कि कितना रिस्क कवर है, कितना प्रीमियम है, कितनी मतलब कि कैसे हमको क्या कहते हैं कि जो अमाउंट है वो क्लेम कैसे कर सकते हैं एट द मैच्योरिटी। ठीक है, तो ईच एंड एवरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड बाय द इंश्योरर। तो वहां पर क्या है, दैट इज ड्यूटी टू स्पीक। वहां पर इंश्योरर की क्या है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योरर टू स्पीक। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में क्या है कि अगर जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली के कुछ पार्टीशंस हो रहे हैं, तो उस पार्टीशन के टाइम पे जो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन, दोज ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। वहां पर उनकी ड्यूटी है कि साइलेंट ना रहें, वो सारी मतलब कि जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है या जो भी उनकी एसेट्स वगैरह है उसको वो रिवील करें। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट में इट इज अ ड्यूटी टू स्पीक। थर्ड है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहां पे इन केस ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया था रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में भी हमारा क्या है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू स्पीक। ठीक है, अगर सपोज अगर हम क्या कहते हैं कि कोई फादर और सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां पर क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी है, जो कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, सपोज मेरे पापा ने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है फैक्ट्स का, और ही इज इंड्यूसिंग मी टू इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ माई फादर टू रिवील ऑल मटेरियल फैक्ट्स। उनको साइलेंट नहीं रहना है, सारी फैक्ट्स को क्या करने हैं, रिवील करने हैं। ठीक है, फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के केस में हमको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करनी है। व्हेन अ पब्लिक इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी। सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने डिविडेंड्स हमने कितने साल से दिए हैं, कितने साल से नहीं दिए हैं, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, रेशियो क्या है डिफरेंट, ईच एंड एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। तो ये हमारे क्या है कि कुछ सर्टेन केसेस हैं जहां पर हमारी इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पार्टी कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। दूसरा है वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मैंने बताया है कि जहां पर मेरा साइलेंट रहना ही स्पीच के बराबर है। जैसे किसी पर्सन ने बोला, सेम फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, किसी पर्सन ने बोला मैंने किसी को फ्लैट बेचा और उसने मुझसे फोन पे पूछा भाई आपका फ्लैट तो बहुत बढ़िया है लेकिन मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए कि क्या कहते हैं कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसमें कोई सीलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसने कहा कि अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ जा रही हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई मतलब कि मेरी जो साइलेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इनडायरेक्टली मैंने उसको बता दिया कि मेरा घर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, तो माई साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो इन दैट केस ऑल्सो इट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। थर्ड है हाफ ट्रूथ।
आधा अधूरा सच बताना, किसी को पूरा फैक्ट नहीं बताना, आधा अधूरा। मैं सच बता रहा हूं लेकिन वो आधा अधूरा सच है। जैसे मैंने कहा कि कोई कंपनी है, वो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। अब उस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख तो दिया कि भाई माई कंपनी इज पेइंग डिविडेंड फ्रॉम लास्ट 3 years कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, इसने सही कहा है, वो अपनी कंपनी को डिविडेंड दे रही है, लेकिन डिविडेंड कहां से दे रही है? वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रही है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जो उसने पहले के कई सालों से उसने रिजर्व क्रिएट किया था उसमें से दे रही है। सच तो ये है कि कंपनी 3-4 सालों से लॉस बियर कर रही है, लॉस इनकर कर रही है। तो ये चीज मैंने रिवील नहीं की। तो यहां पर क्या, मैंने सिर्फ आधा अधूरा सच रिवील किया कि भाई क्या कहते हैं कि 3 साल से हम डिविडेंड दे रहे हैं। ये नहीं बताया कि डिविडेंड कहां से दे रहे हैं, प्रॉफिट से दे रहे हैं कि अपने रिजर्व से दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाफ ट्रूथ। तो हाफ ट्रूथ जो है वो भी हमारा क्या है, दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। तो आधा अधूरा सच बताना भी हमारा क्या है, फ्रॉड में आता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस केस है, रेक्स वर्सेस किलसेंट। यहां पे हाफ ट्रूथ में है रेक्स वर्सेस किलसेंट 1932। इसमें वही केस हुआ था कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन बाद में उसने मतलब जो प्रोस्पेक्टस में उसने डिक्लेयर किया था कि कंपनी इज पेइंग डिविडेंड फॉर लास्ट 5 years, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो डिविडेंड कहां से दे रही है। एक्चुअली वो डिविडेंड कहां से दे रही थी, अपने प्रीवियस रिजर्व से दे रही थी, जबकि कंपनी तो पिछले 3 सालों से लॉस बियर कर रही है। तो उसने इन लॉसेस के बारे में नहीं बताया और ये नहीं बताया कि वो डिविडेंड कहां से, बस सिंपली उसने कहा कि मैं डिविडेंड दे रही हूं पिछले 5 सालों से। तो दैट वाज हाफ ट्रूथ। तो इस केस में इस चीज को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था, हाफ ट्रूथ को। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, इसका क्या मतलब है कि जिस चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस मतलब है कि जिस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त तो वो सब्जेक्ट मैटर क्लियर था, मतलब ट्रू था, बट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस मतलब कि बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जहां पर वो मतलब कि कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गई और उस चेंज ऑफ कंडीशन को मैंने बताया नहीं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को, तो दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। जैसे सपोज दैट मैंने बताया, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए और उसमें मैंने क्या कहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसे दी कि भाई हमारी कंपनी में मिस्टर ए जो है वो डायरेक्टर हैं, मिस्टर ए जो है वो डायरेक्टर हैं। तो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मिस्टर ए ही डायरेक्टर थे, द फैक्ट वाज ट्रू, फैक्ट जो था वो ट्रू था। तो उस बेसिस पे अब मिस्टर बी जो है एक शेयर होल्डर है जिसने इस बेसिस पे कि मिस्टर ए डायरेक्टर है उस कंपनी के, इस बेसिस पर उसने क्या किया, उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया। बट कुछ दिनों के बाद या मतलब कि बिफोर अलॉटमेंट इनका रिटायरमेंट हो गया, मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, कोई और डायरेक्टर बन गया। तो इस फैक्ट को हमने क्या किया, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब इस बात को मैंने मिस्टर बी को रिवील नहीं किया कि आप मिस्टर ए जिनके बेसिस पे आपने शेयर सब्सक्राइब किए थे वो रिटायर हो चुके हैं, अब इनकी जगह ये डायरेक्टर मिस्टर कोई XYZ है वो डायरेक्टर की पोस्ट पर आ गए हैं। तो ये फैक्ट मैंने उनको नहीं रिवील किया, तो दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। तो यहां पर क्या है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस को भी हमें क्या करना है, अगर फ्यूचर में कोई चेंज होता है तो उससे भी हमें पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को रिवील करना है। अगर हम नहीं रिवील करते हैं तो दैट अमाउंट्स टू योर फ्रॉड। तो यहां पर हमारा क्या है, फ्रॉड माना जाएगा। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट क्या है फ्रॉड के। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैलिड होगा। तो इस इसको हम देखेंगे कि वेदर इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो यहां पर क्या है, व्हेन अ कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अ फ्रॉड द एग्रीड पार्टी यूजुअली हैज द फॉलोइंग रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज हैं, पहला तो है ही कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। रिसेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो ही कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट बाय फाइलिंग अ सूट, बाय फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड प्रूव द फ्रॉड। इसका क्या मतलब है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में इसके अगेंस्ट पहले फाइल करेगा,
फिर उसको प्रूफ करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के बेसिस पे हुआ था, फिर कोर्ट उसको अलाउ करेगी कि ठीक है यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड नॉट टू बाइंड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। लेकिन अपने आप से वो बिल्कुल विदाउट कोर्ट कुछ नहीं, मतलब वहां पर क्या है कि वो इमीडिएटली रिसेंड नहीं कर सकता अपनी मन मर्जी से। नो, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना है तो वहां पर रिसाइन करना है तो वहां पर क्या करेगा, पहला वो कोर्ट में क्या कहते हैं कि अप्लाई करेगा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसको प्रूफ करेगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय फ्रॉड। अगर कोर्ट को लगता है तो वो उसको रिसाइन करने के लिए क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा। नाउ दैट पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा है ही मे इफ थिंक फिट he may if things fit insist the contract be performed and that he be put in the same position in which he would have been if representation made had been true। सेम जैसे हमने मिस रिप्रेजेंटेशन में किया था, वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको इंसिस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन में ला करके वो कहेगा भाई अगर तुमने बताया था कि लीकेज नहीं है घर में और अब मैंने लीकेज उसको पकड़ लिया तो नाउ उसको ठीक करा के दो। मतलब कि वो अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब वो परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकता है टू कीप हिम इन द एक्चुअल पोजीशन। अगर वो फ्रॉड ना हुआ होता तो जिस पोजीशन में वो रहता, तो वहां पर फ्रॉड करके लीकेज को छुपाया गया, तो अब वो क्या करेगा, उसको लीकेज को ठीक करा के हमको दो, हमको देन इट कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है द पार्टी डिफ्रॉड कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉस सस्टेन्ड। लॉस सस्टेन, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो लॉस हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डैमेज क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जो पार्टी एग्रीड पार्टी है वो डैमेज क्लेम कर सकती है, क्योंकि फ्रॉड जो है दैट इज अ सिविल रॉन्ग, मतलब कि यहां पे सिविल रॉन्ग है, सिविल क्राइम है, तो इसलिए यहां पर कॉम्पनसेशन बनता है, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो के लिए। डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। ठीक है, तो 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला तो यहाँ पे है बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर यहाँ पे है मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ एक्ट। नेचर ऑफ एक्ट क्या है, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल रॉन्ग। ठीक है, फ्रॉड क्या है, इट इज एन विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि वहां पर क्या है, इंटेंशनल फ्रॉड है, इंटेंशनल रॉन्ग। वहां पे हम जान करके गलत करना चाहते हैं, हमको पता है कि वो चीज गलत है बट स्टिल आई एम मेकिंग इट एज इट इज ट्रू। ठीक है, हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो ट्रू है। ठीक है, जबकि हमको पता है कि वो ट्रू नहीं है, दैट इज अनट्रू। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंटेड। वहां पे हमको पता है कि ये मतलब कि जो हमें पता नहीं होता है कि ये गलत है, हम उस पर बिलीफ रखते हैं कि ये सही है और हम सही चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा है इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिसीव। इन फ्रॉड देयर इज एन इंटेंशन, देयर इज एन इंटेंशन, वहां पे हमारा इंटेंशन होता है डिसीव करने का, बट इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो एनी इंटेंशन टू डिसीव। वहां पर हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम उसको डिसीव करें। थर्ड है साइलेंस। यहां पे क्या है, इन सम केसेस ऑल्दो साइलेंस इज नॉट योर फ्रॉड, बट इन सर्टेन केसेस, इन केस ऑफ फ्रॉड, इन सम केसेस, जो मैंने 2 केसेस डिस्कस किए थे, इन सम केसेस इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। वहां पे कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हम इसको फ्रॉड ट्रीट करेंगे, बट इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन साइलेंस कैन नेवर बी योर फ्रॉड, साइलेंस कैन नेवर बी योर मिस रिप्रेजेंटेशन,
साइलेंस को कभी भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। रेमेडीज अवेलेबल, रेमेडीज क्या है, रेमेडीज में क्या है कि इसमें क्या है, इसकी रेमेडीज क्या है, फ्रॉड की रेमेडीज जो है रिसाइंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और डैमेजेस भी हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब कॉम्पनसेशन हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में ओनली रिसाइंड, हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हैं, वहां पर डैमेज जो है वो रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्लेम कह सकते हैं भाई उसको परफॉर्म करो, दोनों में। लेकिन डैमेज जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉड में रिसीव कर सकते हैं क्योंकि कंपनसेशन मिलेगा, दैट इज सिविल रॉन्ग। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में देयर इज नो एनी डैमेज। डिफेंस अवेलेबल, डिफेंस अवेलेबल इसका क्या मतलब है, इन केस ऑफ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ साइलेंस, मतलब साइलेंस के केस के अलावा वहां पर जो एग्रीव पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट का मतलब क्या है, जो फ्रॉड कर रहा है, वो पर्सन इस चीज की छूट नहीं ले सकता है कि सामने वाली पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो नॉर्मल इंस्पेक्शन से फ्रॉड को डिस्कवर कर सकता है। तो वहां पर क्या है, डिफेंस अवेलेबल, इसमें कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है। डिफेंडेंट मतलब वो पर्सन जो फ्रॉड कर रहा है, वो ये नहीं कह सकता, इस चीज का प्ली नहीं ले सकता है कि सामने वाली पार्टी को मतलब इतना अपॉर्चुनिटी थी कि वो सिंपल एफर्ट के साथ वो क्या करते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता था वहां पर। लेकिन साइलेंस के केस में ऐसा नहीं। साइलेंस के केस में क्या है, वो इस चीज का प्ली ले सकता है। जैसे मैंने कह दिया भाई, उसने कहा कि सीलन है, मैंने कहा नहीं है। अब वो नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता लगा सकता था कि सीलन है कि नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो साइलेंस के केस को हटा करके बाकी केसेस में जो डिफेंडेंट है वो इस चीज का प्ली नहीं ले सकता है कि वहां पर मतलब सिंपल एफर्ट से ट्रुथ को पता लगाया जा सकता था। लेकिन इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, इनके अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कैन मेट विद द डिफेंस दैट मिस रिप्रेजेंटी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद नॉर्मल एफर्ट। वहां पे उसको इस चीज का प्ली ले सकता है कि वहां पे उसके पास मीन्स ऑफ मतलब कि उसको डिस्कवरिंग थे, मतलब वो मीन्स टू डिस्कवर थे विद हिज नॉर्मल एफर्ट, अपनी नॉर्मल एफर्ट को लगा करके वो मिस रिप्रेजेंटेशन को मतलब डिस्कवर कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में तो इस चीज का डिफेंस वो ले सकता है, लेकिन फ्रॉड के केस में साइलेंस को छोड़ करके बाकी किसी केसेस में वो इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के केस में, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मिस्टेक। हम मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अपने। आज की हम अपने वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।